सब्सक्राइब कीजिए AK एकेडमी क्लास को और नई वीडियो की सूचना अपने मोबाइल पे सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाइए। और चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, हमारा पहला सवाल है डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ दिया गया है झाड़ियों का अध्ययन, ऑप्शन नंबर बी फलों का अध्ययन, या ऑप्शन नंबर सी पुष्पों का अध्ययन, या फिर ऑप्शन नंबर डी पौधों का अध्ययन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ए को। डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है और फलों का अध्ययन जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है ये पोमोलॉजी कहलाता है। इसको भी आप साथ साथ में ध्यान में रखेंगे। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्सियस पैमाने का मान का 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होगा। यानी कि यहाँ पे पूछा गया है अगर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर होता तो सेल्सियस में उसका पैमाना मान कितना होता। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी को जाता है। यानी कि यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 32 डिग्री। यहाँ पे हमारा आंसर 32 डिग्री होगा। और फ्रेंड्स सेल्सियस, अगर यहाँ पे सेल्सियस पूछा जाए किसी भी चीज़ का मान, जैसे कि अभी टेम्परेचर पूछा जाए कि रूम का फ्रेंड्स कमरे का तापमान मैंने कहा, तो कमरे का तापमान लगभग 27 या 28 डिग्री सेल्सियस ऐसा ही होता है। ये कमरे का सामान्य तापमान होता है, ये लगभग हर समय रहता है, ये कमरे का तापमान है। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करेंगे। डिग्री सेल्सियस होता है, इसको ध्यान में रखेंगे। और मनुष्य के शरीर का तापमान अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पे जो 37 डिग्री दिया गया है ये 37 डिग्री सेल्सियस मनुष्य के शरीर का तापमान होता है, इसको ध्यान में रखेंगे। और फ्रेंड्स अगर यही मनुष्य के शरीर का तापमान अगर आपसे फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, इसको भी आप साथ साथ में ध्यान में रखेंगे। और अगर केल्विन में पूछे तो 310 केल्विन होता है, ये मनुष्य का तापमान, मनुष्य के शरीर का तापमान होता है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं हमारा अगला सवाल। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है सूर्य का तापमान किससे मापा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे दिया गया ऑप्शन नंबर ए प्लेटिनम तापमापी, या फिर ऑप्शन नंबर बी गैस तापमापी, या फिर ऑप्शन नंबर सी पायरोमीटर तापमापी, या फिर ऑप्शन नंबर डी वाष्प दाब तापमापी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी पायरोमीटर तापमापी। सूर्य का जो तापमान मापा जाता है वो पायरोमीटर से मापा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। और सूर्य में अधिकतम जो मात्रा में पाई जाती है वो हाइड्रोजन गैस पाई जाती है, इसको भी साथ में आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है न्यूनतम संभव ताप का मान कितना सुनिश्चित किया गया है। यानी कि न्यूनतम संभव तापमान यानी कि सबसे कम तापमान कितना सुनिश्चित किया गया है कि कम से कम कितना हो सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है 0 डिग्री सेल्सियस, या फिर ऑप्शन नंबर बी -273 डिग्री सेल्सियस, या ऑप्शन नंबर सी -300 डिग्री सेल्सियस, या ऑप्शन नंबर डी 310 केल्विन। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी -273 डिग्री सेल्सियस। ये न्यूनतम संभव ताप है, इसको आपको ध्यान में रखना है। इससे कम तापमान और नहीं हो सकता, इसको साथ साथ में ध्यान में रखेंगे। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है ताप युग्म में तापमापी किस सिद्धांत पर कार्य करता है या आधारित है। ऑप्शन नंबर ए सीबेक के प्रभाव पर, या फिर ऑप्शन नंबर बी जूल के प्रभाव पर, या फिर ऑप्शन नंबर सी पोर्टियर के प्रभाव पर, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए को जाता है सीबेक के प्रभाव पर। ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आप कहेंगे सीबेक के प्रभाव पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। भारतीय मानक समय आधारित है किसके ऊपर। आपको बताना है कि भारतीय मानक समय, भारत में जो मानक समय यानी समय जो देखा जाता है वो कितने डिग्री पूर्वी देशांतर या पश्चिमी देशांतर इसके ऊपर आधारित है या निर्धारित है। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन नंबर ए 70 डिग्री पूर्वी देशांतर, या फिर ऑप्शन नंबर बी 80 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर, या फिर ऑप्शन नंबर सी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर, या फिर ऑप्शन नंबर डी 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर। ये भारतीय मानक समय इसी पर आधारित है या निर्धारित है, इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन नंबर ए 100 मील, या फिर ऑप्शन नंबर बी 300 मील, या ऑप्शन नंबर सी 400 मील, या फिर ऑप्शन नंबर डी ये
350 मील। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं इन तीनों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन राइट आंसर नहीं होगा। यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो होगा 200। ये 200 मील होगा। आपको मैं बता दूं यहाँ पे 200 मील होगा। भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र से आगे आगे कितने समुद्री मील तक दूर है, ये आपको बतलाना है। तो यहाँ पे हमारा आंसर 200 मील होगा, इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये विश्व मानचित्र है जो कि मैंने आपको दिखलाया है, और इस विश्व मानचित्र में ही भारत भी आता है, और भारत हमारा एशिया महादेश का अंग है। इसको भी आप साथ साथ में ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा। फ्रेंड्स ओडिशा ऐसा राज्य है भारत का जिससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कहने का मतलब ये कि कर्क रेखा क्या होता है, ये वैसी रेखा होती है जो पूरे जो भारतवर्ष है उसे दो भागों में विभाजित करने का काम करती है। इसी को कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैंने आपको बतलाया ओडिशा। ओडिशा ऐसा राज्य है जो जिसे कि कर्क रेखा विभाजित करती है या होकर गुजरती है। और चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, किस भारतीय राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। ऑप्शन नंबर, उसका नाम क्या है आपको बतलाना है। ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, या फिर ऑप्शन नंबर बी गोवा, या फिर ऑप्शन नंबर सी कोलकाता, या फिर ऑप्शन नंबर डी गुजरात। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हमारा आंसर जो हमसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि किस भारतीय राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। तट मतलब क्या होता है, तट का मतलब पहले आप समझिए कि तट क्या होता है। तट होता है वैसा क्षेत्र, वैसी भूमि जो कि किसी भी जलीय भाग से लगा हुआ है, उसी को हम तट कहते हैं। यहाँ पे जो आप देख रहे होंगे फिगर में, ये जो भारत के मैप में ये आप देख रहे हैं, ये जो जितना भी है ये समुद्र का भाग है। जो नीला भाग है ये सारा समुद्र का भाग है, और यही जो समुद्र भाग है इसी से जितने भी राज्य लगे हुए हैं ये सारे तटीय राज्य कहलाते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि किस भारतीय राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है, यानी कि वैसे राज्य का नाम बतलाना है जिस राज्य की तट रेखा सबसे ज़्यादा समुद्र से लगी हुई है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आप देख रहे होंगे कि ये जो गुजरात है, ये गुजरात यही हमारा आंसर होगा, और यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, भारत के कितने राज्य समुद्री तट से लगे हुए हैं और उन्हें किस नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि भारत के कितने राज्य, आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में मैंने मैप दिखलाया था, वो आपको यहाँ पे पूछा गया कि तट समुद्री तट से लगे हुए, यानी कि अभी वही बात हो रही है। आपसे पूछा गया है कि आपको बतलाना है कि वैसे कितने राज्य हैं जो समुद्र तट से लगे हुए हैं, यानी कि जल सीमा से लगे हुए हैं। तो जितने भी दक्षिण भारतीय राज्य होंगे वो लगभग वो सारे राज्य जो हैं इससे ये समुद्र तट से लगे हुए हैं, जिस वजह से अगर उनकी राज्य की सीमा पूछी जाए, राज्य की सीमा अगर आपसे पूछी जाती है तो आप कहेंगे कि 9 ऐसे राज्य हैं जो भारतीय राज्य हैं जिसकी सीमा जो है लगी हुई है समुद्र तट से, और इसे समुद्र तटीय राज्य कहा जाता है। यहाँ पे आपसे नाम पूछा गया है तो आप कहेंगे समुद्र तटीय राज्य। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, इंडिया का उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितने किलोमीटर है, किलोमीटर में बतलाएं। तो फ्रेंड्स आपसे पूछा गया है कि ये जो हमारा इंडिया का मैप यहाँ पे दिखाया गया है, ये इसमें उत्तर ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है साउथ यानी कि दक्षिण, इधर होता है ईस्ट और इधर होता है वेस्ट, यानी कि ये दिशा पूरब होती है, ये पश्चिम होती है, ये उत्तर होती है और ये दक्षिण होती है। साउथ का मतलब दक्षिण होता है। यहाँ पे पूछा गया है आपसे सवाल में कि इंडिया का उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है। तो फ्रेंड्स ये आपको बताना है कि ये वाली जो मैंने आपको लकीर यहाँ पे दी है, ये पूरा सामने वाला जो जम्मू कश्मीर लेह और जम्मू कश्मीर से लेकर के नीचे तमिलनाडु तक का जो क्षेत्र है, यहाँ इस पूरे की लंबाई कितनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी को जाता है। यहाँ पे आंसर होगा 3214 किलोमीटर, यानी कि 3214 किलोमीटर। फ्रेंड्स मैं आपको बतला दूं कि इसको याद रखने के लिए, इस डेटा को याद रखने के लिए आप सीधे याद रख सकते हैं 3214। क्या याद रखेंगे? 3214 किलोमीटर। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, भारतीय स्टैंडर्ड टाइम और
ग्रीनविच मीन टाइम में कितना का अंतर है। आपको बताना है भारतीय स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना का अंतर है। तो फ्रेंड्स ये तो मैं आपको मैप के थ्रू नहीं समझा सकता क्योंकि ये बोर्ड उतना बड़ा है नहीं मेरे पास। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, आपको याद रखना होगा इसे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 5 घंटे 30 मिनट, यानी कि 5.5 घंटे का अंतर है भारतीय स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में। इसको साथ में आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर आपको दिया गया है कर्क रेखा, या फिर ऑप्शन नंबर बी मकर रेखा, या ऑप्शन नंबर सी विषुवत रेखा, या फिर ऑप्शन नंबर डी आर्कटिक रेखा। तो फ्रेंड्स अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बतलाया था कि एक ऐसी रेखा है जो भारत को 2 भागों में विभाजित करती है, और वो रेखा कौन सी है, उस रेखा का नाम क्या है, वही यहाँ पे आपसे पूछा गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। वो रेखा है कर्क रेखा। कर्क रेखा ऐसी रेखा है जो कि भारत के मध्य से होकर गुजरती है, मिडिल से होकर गुजरती है। इसको साथ में आपको ध्यान में रखना है। यही एक कर्क रेखा है जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है। आप तस्वीर में देख रहे होंगे ये जो खींची गई रेखा है, ये वर्ल्ड मैप के थ्रू मैंने आपको बतलाया है कि वर्ल्ड मैप में जो बीच में जो रेखा खींची गई है यही कर्क रेखा कहलाती है। इसको ध्यान में रखेंगे। तो इस रेखा का नाम है कर्क रेखा, जो कि भारत को 2 भागों में विभाजित करने का काम करती है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं हमारा अगला सवाल। ये आप देख सकते हैं, यही वर्ल्ड मैप है, आप पूरा तस्वीर देख सकते हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, भारतीय लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन नंबर ए एस.एन. बनर्जी, या फिर ऑप्शन नंबर बी बी.आर. दास, या फिर ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी, या फिर ऑप्शन नंबर डी चंद्रशेखर आज़ाद। तो फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे तस्वीर में, यही है जो जिन्होंने फेडरेशन इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना यानी कि संस्थापक के रूप में इन्हीं को जाना जाता है। और इनके नाम की बात की जाए, आपसे इनका नाम पूछा गया है, तो इनका नाम है एस.एन. बनर्जी। इसको ध्यान में रखना है, सत्येंद्र नाथ बनर्जी। एस.एन. बनर्जी का मतलब होता है सत्येंद्र नाथ बनर्जी। और इन्होंने, ये एक कांग्रेस के एक नेता भी हुआ करते थे, और इन्होंने, और इनकी पढ़ाई की बात की जाए तो कोलकाता में, इन्होंने कोलकाता में पढ़ाई की थी। और ये जो थे ये इन्होंने ही भारतीय लिबरल फेडरेशन की स्थापना की थी। इसको ध्यान में रखना है। और महात्मा गांधी, यहाँ पे जो महात्मा गांधी ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। और राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी, अगर आपसे ऐसा पूछा जाए तो आप कहेंगे महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी थी, रेडियो प्रसारण के माध्यम से। इसको आपको ध्यान में रखना है। और चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, पूरे भारत का कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया गया है। यानी कि पूरे भारत में, जो पूरा भारत जो हमारा क्षेत्र है उसमें पूछा गया है कि कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार है, यानी कि भूमि है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 43%। 43% भाग जो है ये भूभाग का मैदान है। इसको ध्यान में रखना है। और ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है। और फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन दिया गया है 10.7%, या फिर ऑप्शन नंबर बी 18.79%। ये सॉरी यहाँ पे जो मैंने 79 पढ़ा है, आप 79 नहीं पढ़ेंगे, ये गलत होगा। आपको बोलना है 79%, यानी कि 18.79%। और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 976%। तो फ्रेंड्स ये तो 976% तो गलत हो गया, ये ऑप्शन ही गलत है। और फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 5.97%। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ए को, यानी कि 10.7%। 10.7% ऐसा भाग है जो यहाँ पे पूछा गया है, भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार है। फ्रेंड्स पठार जो होता है वो, ये आपको जो मैंने मैप दिखलाया है, ये फिजिकल मैप है।
हम जो मैप पढ़ते हैं वो दो प्रकार के मैप पढ़ते हैं पढ़ाई के दौरान, एक होता है फिजिकल और एक होता है पॉलिटिकल। तो पॉलिटिकल के अंतर्गत जो है हम भारत के या फिर किसी भी देश के राज्य और उसके जो भी संघ शासित प्रदेश होते हैं उसका अध्ययन करते हैं। और अगर किसी भी देश का या फिर राज्य का जब हमें राज्य में नहीं, देश का अगर हमें पठार और पहाड़ का अध्ययन करना होता है तो हम इसी मैप का यूज़ करते हैं और ये मैप होता है फिजिकल मैप। इसको ध्यान में रखना है। और इसी में यहाँ पे सवाल पूछा गया है कि संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है, 10.7% भूभाग पर पठार का विस्तार है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं हमारा अगला सवाल। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियाँ दोनों का विस्तार है। फ्रेंड्स आपको बताना है कि संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूमि पर पर्वत और पठार दोनों का विस्तार है। उधर तो था पर्वत केवल और यहाँ पे पर्वत और पठार दोनों पूछा गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन है यहाँ पे 10.7%, ऑप्शन नंबर बी 15.7% या फिर ऑप्शन नंबर सी 28.9% या फिर ऑप्शन नंबर डी 8.5%। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा 29 दशमलव, यहाँ पे हमारा आंसर होगा 29 दशमलव कुछ है, ये 29 दशमलव समथिंग है, यहाँ याद रखना है 29 दशमलव समथिंग है, यानी कि दिए गए में से कोई यहाँ पे आंसर नहीं होगा। यहाँ पे आंसर होगा 29 दशमलव कुछ है जो भी है, लेकिन 29 है, इसको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। आपको बतलाना है भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। यानी कि ये जो हमारा भारत का मैप दिख रहा है, ये पूरा जो हमारा भारत दिख रहा है, ये पूरा भारत, ये पूरी ज़मीन पूरे विश्व का कितना प्रतिशत मात्र है, ये आपसे पूछा गया है सवाल में। और इसका जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 2.4%। मात्र 2.4% में ही हमारे पूरे भारत का विस्तार है, आपको ध्यान में रखना है। और इसी 2.4% के भाग में ही ये जो जितने भी पर्वत और पहाड़ हैं ये आते हैं, इसको ध्यान में रखना है। आपसे पूछा गया था भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी को जाता है 2.4%। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं हमारा अगला सवाल। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, द्वीप सहित, तो फ्रेंड्स यहाँ पे द्वीप लिखा गया है, द्वीप होता, द्वीप सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है। आपको बताना है कि द्वीप सहित भारत के तट रेखा की लंबाई, तट रेखा मतलब अभी मैंने आपको बताया था कि तट रेखा क्या होता है, एक ही बात को बार बार रिवाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इससे ज़्यादा समय का वीडियो हो जाएगा तो वो अच्छी बात नहीं है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे सवाल पूछा गया है कि द्वीप सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 1500 किलोमीटर या फिर ऑप्शन नंबर बी 16.5 किलोमीटर या फिर ऑप्शन नंबर सी 1200 किलोमीटर या फिर ऑप्शन नंबर डी 5000 किलोमीटर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी को जाता है 7516.5 किलोमीटर। इसको ध्यान में रखने के लिए आप शॉर्ट में याद रख सकते हैं 7516.5, इसको ध्यान में रखने के लिए आप याद रख सकते हैं 75. तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ और जीके जीएस के साथ अगली वीडियो में। और मुझे आशा है कि सभी लोग जय हिंद के तौर पे ज़रूर अपनी अटेंडेंस देंगे। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय AK अकेडमी।